ठीक है भाई, वापस चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जा सकती हैं, और जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद जो है आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो के माने चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो के माने क्या होता है, चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। और स्टैटिक्स के माने होता है रेस्ट। तो चार्जेस के बारे में जो हम डिस्कशन करें, और चार्जेस कौन से हालत में हो, रेस्ट की हालत में हो। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी नेगेटिव चार्ज है, रेस्ट की हालत में है, तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस फोर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हो तो ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अट्रैक्टिव फोर्स एंड द रिपल्सिव फोर्स। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को दोनों को कॉमन नाम हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात भी हो रही है और फोर्स ऑफ रिपल्जन की बात भी हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस द चार्जेस और बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एट विच दे एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन दी अनदर चार्ज बॉडी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो फिजिक्स के वो ब्रांच जिसमें चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया जाए, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट में हो, ठीक है ना। पोजेसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एट रेस्ट पोजेसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट की हालत में, तो ये बात पूछते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोथ होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो उसके लिए बात याद रखनी है आपको कि व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट देन इट पोजेसेस ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, लिखा हुआ चार्जेस आर इन मोशन, देन इट पोजेसेस बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्जेस मोशन में है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सपीरियंस होता है, और अगर चार्जेस रेस्ट की हालत में तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती है। दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रॉ करके दिखाया गया है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रेडियल। अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पूछेंगे कि कैसा होता है, तो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बॉडी इट इज़ आउटवर्ड एंड रेडियल। क्या लिखा हुआ है, रेडियल एंड आउटवर्ड। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। रेडियल का मतलब, जिस तरीके से ये आपको फर्स्ट कर लेते हैं, एक सर्किल है, ठीक है ना। ये सर्किल का क्या है, सेंटर। तो ये सारे जो सेंटर की तरफ जो लाइनें आएंगी वो क्या कहलाएंगी, रेडियल डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो रेडियल के माने हुआ विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, सही है। ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होता है, सबसे पहली बात रेडियल होता है, और क्या होता है, इनवर्ट होता है, यानी कि चार्जेस के इनवर्ट डायरेक्शन की तरफ होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए बात हम याद रखेंगे। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज देन इट इज़ रेडियल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ट डायरेक्शन एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो रेडियल, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है, या वो किस तरीके से मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हाउ द चार्जेस मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जवाब है व्हेन द चार्जेस मूव और इंटर्स परपेंडिकुलरली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा परपेंडिकुलरली, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, पैराबोलिक कर्व होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी चार्ज इंसर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि पैराबोलिक कर्व। और अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, चूँकि चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज यूँ आ रहा है परपेंडिकुलरली, तो एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। व्हेन द चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली देन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज विल बी सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होगा परपेंडिकुलरली तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है ना। तो उसका सर्कुलर शेप होता है। और अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बना करके दाखिल होगा
90 डिग्री नहीं, थीटा एंगल बना करके दाखिल होगा तो उसका जो पाथ होता है वो होता है हेलिकल शेप, वो स्प्रिंग की तरह इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, मूव कर रहा होता है। बात समझ में आई है? तो व्हेन द चार्ज इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज और द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज इज सर्कुलर मोशन, and when the charge enters in a magnetic field by making an angle theta then the direction of charge or the path followed by the charge is helical in shape just like an spring। और उसके बाद when a charge enters, ठीक है ना, in a electric field then the direction of charge or the behavior of charge should be parabolic in nature, parabolic curve और projectile motion। बात क्लियर है? ये थीटा वाली लाइन मतलब कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बना करके एक्सेप्ट 90, ठीक है ना, तो उसका पाथ क्या हो जाता है? हेलिकल शेप हो जाता है। ये आपके सेकंड ईयर के MCQs में 3rd 4th ये MCQs आया हुआ था इस साल आप लोगों के पेपर में। द पाथ ऑफ द चार्ज विल बी डैश इफ द चार्ज इंटर्स बाय मेकिंग एन एंगल थीटा इन एन मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट शुड बी द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। तो उसमें एक ऑप्शन था हेलिकल पाथ, तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। पता नहीं आप लोगों ने उसमें टिक लगाया था या नहीं लगाया था, अगर लगाया हो तो याद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेगा? कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से, ठीक है ना। कूलम्स लॉ साइंटिस्ट अगस्टिन डी कूलम इनका नाम था जिन्होंने कूलम लॉ पेश किया। और क्या बता रहे हैं? कूलम्स लॉ जो बेसिकली डिस्कशन कर रहा होता है वो कर रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बताया जब भी हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है? Q2। ये वाला जो चार्ज है Q1 ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये भी पॉजिटिव हो सकता है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा दोनों के दरमियान, ठीक है ना। सेम पोलैरिटी ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये वाला पॉजिटिव हो जाए तो दोनों में क्या ऐड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करे चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐड करे, दोनों ही सूरतों में इसमें क्या ऐड कर रहा है? एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड कर रहा है। तो कूलम ने ये बात कही था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सबसे पहली बात तो लॉ में क्या बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट के, और उनके दरम्यान का जो डिस्टेंस है उनके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर के। इस चार्ज का सेंटर अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट है, इस चार्ज का मैं बोलूँ कि सेंटर ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर से सेंटर की बात हो रही है। अगर MCQ इस तरीके से आया कि इस वाले पोजीशन से लेकर के इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कह रहे हैं कि कूलम्स लॉ में ये बात बताई गई, तो ये बात गलत होगी क्योंकि हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ में बात क्या बता रहे हैं? सेंटर टू सेंटर का फासला। तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला आ रहा है वो फार्मूला क्या आ रहा है? F = K Q1 Q2 और R²। इसको ड्राइव करने की जरूरत तो है नहीं। F = K Q1 Q2 by R²। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और अगर हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी। चूँकि इसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, और इसके साथ रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। कोई भी इक्वेशन जिस तरीके से अगर यूँ लिखी हुई है F = ma, तो इसका मतलब जो इक्वेशन स्टेट होती है उसके माने यही होता है कि सामने वाले के साथ ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। क्या होंगे? डायरेक्ट। और जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसका रिलेशन हमेशा कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? F = ma, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास एंड एक्सेलरेशन? बोथ आर मल्टीप्लाइंग, बोथ आर प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम कहेंगे कि मास एंड एक्सेलरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो अगर मैं मास को इधर ही छोड़ दूंगा तो A कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो अब ये खुद बन गया इनवर्स रिलेशन। ये देखो A है, A के ऊपर पावर क्या है? 1। अगर इस A को ऊपर ले जाएं तो A क्या बनेगा? माइनस। तो मास एंड एक्सेलरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? तो जो नीचे टर्म होता है ना उसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और ऊपर वाले के साथ क्या होता है? सामने सामने डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर आपसे पूछे व्हेन द चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस इज हाफ देन व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अगर हम चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो आप बताइए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऐड करेगा? इफ़ द चार्जेस आर डबल,
एंड डिस्टेंस इज हाफ। जल्दी से आंसर बताइए। इफ द चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस इज हाफ देन व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 8 टाइम। क्या हो जाएगा? F बार इज इक्वल टू के, चार्जेस डबल तो 2q1 और 2q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज हाफ तो r/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये नई फोर्स आ रही है, इसके ऊपर मैंने F डैश लगाया है क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। k को अलग किया, q1 को अलग किया, q2 को अलग किया, 2 to the 4 ऊपर हो गया, नीचे r स्क्वायर को अलग किया और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 जो कि कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16। और ये पूरा टर्म के q1 q2 बाई r स्क्वायर किसके बराबर है? f के। तो इसका मतलब जो नई फोर्स आएगी वो पुराने के मुकाबले में 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। द न्यू फोर्स विल बी 16 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस और द ओल्ड फोर्स। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके की बातें आपको लाजमी सॉल्व करने आनी चाहिए कि अगर हम चार्जेस को ट्रिपल कर दें, डिस्टेंस को भी ट्रिपल कर दें, तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? व्हेन द चार्जेस आर ट्रिपल एंड डिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल। तो 3 3 दा 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल। तो इसका मतलब फोर्सेज विल रिमेन सेम। फोर्सेज क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना? अच्छा बताओ, व्हेन द चार्जेस आर हाफ and distance is double then what should be the electrostatic force between the two charges? चार्जेस को मैंने क्या बोला है? हाफ। और डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है? चार्जेस हाफ और डिस्टेंस कितना? मैंने चार्जेस कितना बोला है? हाफ और डिस्टेंस डबल। ये मिटा सकता हूँ ना? क्या कैंसिल हो रहा है? तो नीचे 4 डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल थोड़ी होगा वो। तो यहाँ पे चार्जेस भी ट्रिपल, डिस्टेंस भी ट्रिपल, तो ऊपर 9 नीचे 9। यहाँ पे तो मैंने क्या किया है? चार्जेस डबल डिस्टेंस हाफ है, यहाँ r/2 है, यहाँ पे 3r हो रहा है तो वो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे तो r/2 है तो ये ऊपर जाएगा सिंप्लीफिकेशन से। कितना आ रहा है? अगर ये मिटाऊँ तो मैं बताऊँ आगे। मिटा दूँ? मैंने बोला चार्जेस को क्या कर दीजिए? हाफ। तो चार्जेस क्या हो जाएगा बेटा? q1 बाई और q2 बाई। सही है, चार्जेस आर हाफ। और डिस्टेंस को क्या कर दिया है? तो ये 2r का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अभी क्या हो जाएगा? F बार इज इक्वल टू ये k, ये वाला q1, ये वाला q2, 2 to the 4, ठीक है ना? डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इसके नीचे क्या है? 1 ऊपर और 4r स्क्वायर नीचे। तो F बार किसके बराबर हो जाएगा? k q1 q2 बाई r स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा F और 4 4 द 16। तो जो नई फोर्स होगी वो पुराने के मुकाबले में 16 गुना कम हो जाएगी। कुछ मुश्किल था ये? 2 to the 4 हो गया और ये 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके नीचे 1 था, डिवाइड हो था, मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1 ऊपर और 4r स्क्वायर नीचे। k q1 q2 बाई r स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? F 4 मल्टीप्लाई बाई 16। तो जो न्यू फोर्स है वो पुराने फोर्स के मुकाबले में क्या है? 16 टाइम लेस है। सही है ना? अब समझ में आ गया? अब अगर बताऊंगा तो आंसर बता दीजिएगा। हाँ, अब अगर मैं पूछूंगा तो आंसर बता दीजिएगा ना, या भी मसला होगा? सोच लीजिए, बैटिंग लगा लेते हैं। एक सवाल पूछूंगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डबल हो जाए, कितनी हो जाए?
तो बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सवाल पूछा गया है इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स डबल। अभी तो हम फोर्स मालूम करके बता रहे थे, अब फोर्स गिवन है, फोर्स को क्या कर दिया गया है डबल। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स डबल, एफ की वैल्यू 2 आ रही है, बताइए डिस्टेंस कितना रखेंगे। बताइए डिस्टेंस कितना रखेंगे। एफ की वैल्यू 2 आ रही है, बताइए डिस्टेंस कितना रखेंगे। ये मिटा सकता हूँ। देखते हैं क्या आता है, पता नहीं। बोले एफ कितना है 2, तो बताइए आर कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आर, सही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। तो बताइए R हम ऐसा क्या रखेंगे जो फोर्स क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 R डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 R डिवाइड बाई। अब ये देखो ज़रा, थोड़ा दिमाग चलाना है। F बार इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और स्क्वायर से रूट। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा ना, तो यहाँ से 2 मैंने हटा दिया, ये 2 कहाँ जाएगा इधर, और इस पूरे टर्म की जगह F, तो कितने आ गई फोर्स डबल। तो R की वैल्यू क्या रखाई है 1/√2 रखाई है ना। R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू 1/√2। R की वैल्यू हमने क्या रखी 1/√2। अगर आपसे ये पूछा जाए इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स 5 टाइम, बिकम्स, अगर 2 चार्जेस के दरम्यान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जा रहा है 5 टाइम, 5 गुना, तो बताइए डिस्टेंस 1/√5। फोर्स की जगह वो ये नहीं कह रहा फोर्स की जगह 2 रखना, बोले कि फोर्स डबल हुआ है, बताइए डिस्टेंस, हमें तो डिस्टेंस मालूम करना है। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस पुट करेंगे जो फोर्स डबल आ रहा है। तो मैंने पुट किया R की जगह 1/√2, तो मेरा फोर्स कितना आ गया 2 टाइम, तो बात प्रूफ हो गई, ये इस डिस्टेंस पे फोर्स डबल हो जाएगा। F की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। है हाँ, फोर्स डबल हो रही है ना, तो डिस्टेंस कम ही तो हो रहा है 1/√2। डिस्टेंस डबल होता तो 2 टाइम होता ना, ये तो 1/√2 है, तो वो कम ही हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है। तो बस आप इसमें ये याद रखेंगे, अगर इस तरीके की बात होगी कि इफ़ द फोर्स बिकम 6 टाइम 8 टाइम्स 9 टाइम्स, अगर मैं आपसे पूछूं इफ़ द फोर्स बिकम 9 टाइम्स, अगर फोर्स 9 गुना हो जाए, तो बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1/√3 होगा ना, चूँकि वो कैंसिल हो जाएगा। सर डायरेक्ट रिलेशन भी तो है डिस्टेंस के साथ। कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट, R के साथ। R के साथ डायरेक्ट नहीं ना, इनवर्स रिलेशन है ना फोर्स का। अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स कितना 9 टाइम्स, अगर वो 9 गुना हो जाए, तो बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए।
क्या होगा? √9 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं ना, √9 डायरेक्ट भी तो बाहर आ जाएगा, √9 डायरेक्ट भी तो बाहर आ सकता है। इस सवाल को मिटा दूँ, देखते ज़रा क्या होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम कितना? 9 टाइम्स। तो बताइए R कितना होगा? सबसे पहली बात तो ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और R का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। ये 9 गुना बढ़ रहा है तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ F = K Q1 Q2/R²। अब मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि 9 बन जाए, तो क्या पुट करना पड़ेगा? अगर मैं R की जगह पुट करूँ F bar = K Q1 Q2/R/3 ना, R², 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये 9 कहाँ हो जाएगा? तो R की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। R की वैल्यू क्या आ रही है? 1/। √9 अगर रख देंगे हम 1/√9, हाँ 1/√9 में भी सही आएगा अगर आप, लेकिन जो बेसिक तरीका है आप उसको रूट लगाने की क्या ज़रूरत है? जब डायरेक्ट हम R की वैल्यू पुट करें वो क्या आ रहा है? 1/3। 1/√9 पुट करेंगे तो √9 की वैल्यू क्या होगी? √9 बाहर आके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1/3 है। बात समझ में आ गई है? अच्छा, हाँ R के ऊपर से क्यों होगा? R रूट में थोड़ी था, R रूट में थोड़ी है, √2 था तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होता। R के ऊपर रूट ही नहीं था तो कैंसिल क्यों होगा? अब इधर यहाँ पे देखो, हेयर के द कूलम कांस्टेंट वैल्यू इज 9x/9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अभी जो मैंने बातें डिस्कस की हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो MCQ में पूछते हैं। अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं, चार्जेस को डबल करते हैं, है ना, या फिर फोर्स को हम इतने टाइम ले रहे हैं तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ के द कूलम कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9x/9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप के को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे तो R² इस तरह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, फोर्स की जगह न्यूटन, डिस्टेंस की जगह मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्जेस Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या बनती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, वैल्यू ऑफ के इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस हो, 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 आर दी 2 चार्जेस, और ये फ्री स्पेस से मौजूद हैं, कोई मीडियम मौजूद नहीं है इनके दरमियान, तो उसमें जो के के लिए वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं? 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन 1/4πε0 वैल्यू ऑफ के इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद कोई स्पेस मौजूद नहीं है, या वैक्यूम मौजूद है, या फिर एब्सेंस ऑफ मीडियम है। ठीक है ना, फ्री स्पेस, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ के इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। दोनों बातें कह सकते हैं। अगर कोई मीडियम ना हो 2 चार्जेस के दरमियान तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0। हेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज 8.85 एक्सपोनेंट -12 एंड इट्स यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें के की जगह यहाँ पर, के किसके बराबर है? 1/4πε0। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो के की जगह क्या आ गया? 1/4πε0, ये बन जाएगा Q1 Q2/R²। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, या फिर बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये फार्मूला है तो आखिर किस चीज़ का है? सही है। उसके बाद इसी तरीके से वैल्यू ऑफ के इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, अगर 2 चार्जेस किसी मीडियम में मौजूद हों, किसी दो उनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद हो, तो के के लिए जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या पुट करते हैं? के = 1/4πε0। वो तो रहेगा जो पहले था 1/4πε0। यहाँ पे इसके साथ क्या रहेगा? εr भी रहेगा। ये πε0 नीचे है, ठीक है, इस तरीके से 1/4π।
1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से क्यों हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि हम रिलेटिव परमिटिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मीडियम के अंदर डाला जा रहा है, हर मीडियम का अपना रिलेटिव परमिटिविटी होता है। गिलास के लिए अलग है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग है, इंसुलेटर्स के लिए जो है वो अलग है। तो ये हमारे पास ई आर है। हेयर ई आर इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू जो है एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ई आर हैज़ नो यूनिट, ई आर की कोई यूनिट नहीं होती। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद ये है कि जिस स्पेस के अंदर चार्जेस जो है वो मौजूद हैं, जिस तरीके से आपको एक चेयर में जगह ऑक्यूपाई करने के लिए पहले तो उस चेयर का खाली होना ज़रूरी है, इसी तरीके से चार्जेस को परमिशन चाहिए होती है जहाँ पर चार्जेस एग्जिस्ट कर सकें, तो उसको कहते हैं हम नॉर्मली परमिटिविटी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्सेस इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मीडियम। फोर्सेस इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मीडियम। एब्सेंस ऑफ मीडियम में जो फोर्स का फार्मूला है वो ये है, और प्रेजेंस ऑफ मीडियम में जो फोर्स का फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ बार इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एफ के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एफ के। तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो टर्म है ये पूरा ये बाहर आ जाएगा, ये किसके बराबर बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ई आर। तो एफ बार का फॉर्मूला क्या बन रहा है, एफ ओवर ई आर। अगर आप ई आर को इस तरफ करते हैं सेपरेट, तो ई आर इधर आएगा, तो एफ बार कहाँ जाएगा, फोर्स से फोर्स कैंसिल, यानी कि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। इसीलिए ई आर की कोई यूनिट नहीं होती, ई आर की सिर्फ वैल्यू होती है, इसकी यूनिट नहीं होती। ये वाला जो फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ बार इज इक्वल टू एफ ओवर ई आर। व्हाट इज एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। व्हाट इज एफ बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो अगर आपसे इस तरीके के सवाल पूछा जाए, ठीक है ना, कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम इतना है, और अगर इसको किसी मीडियम में डाला जाए जिसकी वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी है, तो बताइए वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, एफ बार इज इक्वल टू एफ ओवर ई आर। सही है ना। तो दो डिफरेंट मीडियम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करने का ये फार्मूला है, रिलेशन है। ये बातें क्लियर है। उसके बाद आगे की तरफ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया, कि वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो किसी एक रिस्पेक्टिव एरिया से जो है वो पास आउट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिजिक्स के अंदर जो फ्लक्स का टर्म है वो एज अ फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। फिजिक्स के अंदर जो फ्लक्स का टर्म है वो किस तौर पे इस्तेमाल होता है, एज अ टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यही कहते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम फ्लक्स की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फोर्स की बात कर रहे होते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया। और आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर एरिया। अगर आपसे कोई भी पूछे ना कहीं पे कि एरिया क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, तो आपका जवाब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन का। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है, एक के पास डायरेक्शन होता है, एक के पास नहीं होता है ना। तो वेक्टर एरिया, एरिया हमेशा से स्केलर क्वांटिटी रहा है, लेकिन अगर उस एरिया को एक खास डायरेक्शन मिल जाए तो वो बन जाता है वेक्टर, इसीलिए यहाँ पे इसको वेक्टर एरिया कहते हैं। अब यहाँ पे ज़रा बात को समझेंगे। सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इट इज़ इंडिकेटेड बाय फाई। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा। ये डॉट हटाते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं नहीं। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इधर आया नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
ये क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, E इक्वल टू F/Q। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। सही है ना। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू V/R, पढ़ा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू V/R एक फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ये वाला फार्मूला याद नहीं आ रहा तो शायद ये वाला आ जाए, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर आप यहाँ से E को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, तो E किसके बराबर बनेगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा। अब यहाँ से जो यूनिट आएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों का लेफ्ट बराबर है, इधर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इधर भी, तो दोनों का राइट भी क्या होगा, इधर आ रहा है न्यूटन पर और इधर क्या आ रहा है, वोल्ट पर। तो ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। और वोल्ट पर मीटर बराबर किसके होता है, न्यूटन पर कूलम के। सेकंड ईयर के अंदर इस टॉपिक को प्रूफ भी करवाया जाता है, शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये सवालात आए हुए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है ना। न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दोनों यूनिट है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे थोड़ा और सुने मेरी बात को, ये वाला जो इक्वेशन है ना, डेल्टा V इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, यहाँ पे डेल्टा V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ये, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम एक्सप्लेन करते तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ये वाला फर्स्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप ये इमेजिन करें कि यहाँ से बहुत सारी लाइनें इस तरीके से पॉजिटिव से कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी ना। इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस फील्ड के अंदर ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये जो गैप है, इस गैप के अंदर एक चार्ज अगर इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे तो वो चार्ज ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो सकता है, वो चार्ज ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, रिपल्जन। पॉजिटिव और पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, रिपल्जन। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा के डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला, ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से कहाँ करेंगे, टाइम वगैरह नहीं देखना, चैप्टर ख़त्म करके ही घर भेजूँगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अगर एक चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है ना, तो ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव में हमेशा क्या रहता है, रिपल्सिव फोर्स। तो वो इसको क्या करेगा, फोर्स लगा के, और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये चार्ज हमेशा इसकी तरफ खिंचाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। अगर मुझे इस चार्ज को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ मूव करवाना है, तो इस पर क्या लगाते हैं हम, एक्सटर्नल बर्डन करवाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करवाते हैं। क्या अप्लाई करवाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स से मुराद ऐसे नहीं कि कोई बंदा चार्ज को उठा के ऊपर कर देगा। वोल्टेज सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई से वोल्टेज देंगे, इसके नतीजे में चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा स्पेस में, ये इसका स्पेस है। यहाँ पे जो टर्म आप डेल्टा आर पढ़ते हैं ना, डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर, इट इज़ द स्पेस इन विच द चार्जेस मूव। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा, चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा चार्ज ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, इंक्रीज़। आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के चार्ज को सपोज कर लेते हैं यहाँ तक पहुँचा दिया, और चार्ज यहाँ पे ऐसे जा नहीं सकता खुद ब खुद जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, रिपल्जन।
तो वो उसको दूर ही करेगा, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके नतीजे में चार्ज ऊपर जा सकता है। अब आपने चार्ज को यहाँ पे लाने के बाद एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करवा दिया, ठीक है ना, रिमूव एक्सटर्नल फोर्स, तो फ़ौरन से चार्ज कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो जब चार्ज नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। सही है ना। इसी के बिहाफ पे हम इक्वेशन बनाते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। और अगर आप डेल्टा V की इक्वेशन को देखें, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। आपने वोल्टेज का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जूल, चार्ज यूनिट कूलम, और ये बराबर होता है वोल्ट के। पढ़ा है ना ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन कुछ और है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द स्पेस इन विच द चार्जेस मूव। तो अगर आपसे इस तरीके की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो एक जेन्युइन डेफिनेशन है जो लगातार पढ़ रहे होते हैं डेली रूटीन में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये इक्वेशन क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द स्पेस इन विच द चार्ज मूव्स। बात समझ में आ रही है। तो एक हमारे पास ये फार्मूला भी है जिसके मुताबिक डेल्टा V किसके बराबर आ रहा है, ई डॉट डेल्टा आर के। और रिलेशन मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला ड्राइव होकर क्या आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ई इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात सामने आई थी, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज भी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या बन रहा होता है, मैंने ये चीज़ आपको बताई। ई डॉट डेल्टा, जब डॉट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं और मिनिमम भी। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक लेंथ ऑफ फोर्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या डाला है, मीडियम। यहाँ पे भी, और यहाँ पे मीडियम कैसा है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे मीडियम कैसा है, पैरेलल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का एंगल हम देख रहे होते हैं वहाँ पे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन हमें एंगल किसका देखना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, नॉट द मीडियम। ये बात याद रखनी है। मीडियम को कैसा रखा गया है, परपेंडिकुलर, एंड वेक्टर एरिया बिकम क्या हो रहा था, पैरेलल। क्या हो रहा था, देखो जिस पॉइंट से पास आउट हो रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी एक डायरेक्शन बन जाती है उस फील्ड की, तो वहाँ पर का जो एरिया होता है वो ख़ास आउटवर्ड डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। और उस आउटवर्ड डायरेक्शन की वजह कर उस हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि एरिया को हम वेक्टर एरिया का नाम दे देते हैं, चूँकि उसके पास डायरेक्शन आ जाती है। तो जब भी मीडियम को हम पैरेलल रखते हैं तो जो वेक्टर एरिया है वो क्या हो जाता है, जब भी मीडियम को परपेंडिकुलर रखते हैं तो वेक्टर एरिया क्या हो जाता है, पैरेलल। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे दोनों आपस में, पैरेलल। मीडियम कैसा रखा हुआ है, लेकिन मीडियम का एंगल नहीं देना है हमें। फार्मूला क्या बोल रहा है, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। तो एंगल किसका चेक होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और एरिया का। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। मीडियम को कैसा रखा गया है, परपेंडिकुलर। When medium is placed perpendicular, then its vector area acts in outward direction and becomes parallel to the electric field. That is the angle is 0. तो अगर आप थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स कितना मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स ई डेल्टा ए। ठीक है। और यही चीज़ आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास एक
मीडियम है, ये पहले परपेंडिकुलर रखा हुआ था, तो वेक्टर एरिया इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में यूँ ऐड कर रहा था। अगर आप इसको पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल करने के नतीजे में वेक्टर एरिया खुद ब खुद क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ब्लू वाली, और ये वेक्टर एरिया जब मीडियम को पैरेलल रखा गया तो वेक्टर एरिया क्या खुद ब खुद क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हालांकि मीडियम कैसे रखा हुआ है, पैरेलल, तो मीडियम प्लेस पैरेलल बट वेक्टर एरिया बिकम्स दैट इज द एंगल इज, और cos 90 कितना होता है, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहाँ पर आपको ये बात लाजमी चेक करनी होगी इसको सॉल्व करते हुए कि मीडियम हम जब भी परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसका वेक्टर एरिया क्या हो रहा था, पैरेलल, और एंगल किसका चेक करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वेक्टर एरिया का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। जो मीडियम इंसर्ट किया जा रहा है उसका एंगल चेक नहीं करना होता है। इसी तरीके से मीडियम कैसे रखा गया यहाँ पे, पैरेलल, लेकिन वेक्टर एरिया क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और एंगल हमें किसका चेक करना था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। तो ये मैक्सिमम कंडीशन शो करता है और ये मिनिमम कंडीशन शो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन है जी। इसके देखो ना, इसमें एमसीक्यूज ये क्रिएट हो सकता है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन द मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है ना। अब मैक्सिमम फ्लक्स कैसे गेन होगा, उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली बात, अगर मीडियम के हवाले से बात की जाएगी तो हम बोलेंगे मीडियम को परपेंडिकुलर रखोगे तो आप मैक्सिमम फ्लक्स गेन कर सकते हो। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होगी, अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से पूछेगा तो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी, तो आपको इसकी अगर कहानी मालूम होगी तो आप उसमें से जज करके लिख सकते हैं। वरना अगर आपने ये जज कर लिया कि परपेंडिकुलर रखेंगे और एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आप गलत हो जाएंगे। परपेंडिकुलर पे पैरेलल बन जाता है और पैरेलल पे परपेंडिकुलर, चूँकि वेक्टर एरिया का खुद का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब हम मीडियम को इंसर्ट करवाते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स ऐड करती है तो उसको डायरेक्शन मिलती है। परपेंडिकुलर रखते हैं तो वेक्टर एरिया क्या हो रहा है, पैरेलल, और जब पैरेलल रखते हैं तो वेक्टर एरिया क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह कर एंगल बन रहा होता है। बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ जो अप्लाई होता है वो गॉसियन सरफेस पर होता है। गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, क्लोज सरफेस को हम कहते हैं, ठीक है ना। गॉसेस लॉ में क्या बताया गया है, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी एनी क्लोज स्फेरिकल सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ये इसकी स्टेटमेंट है। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। आपके बुक में इसी तरीके की डायग्राम बनाई हुई है, मैंने उसी तरीके की डायग्राम बनाई है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे मार्कर है, ये क्लोज सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो आप इसको एक गॉसियन सरफेस समझ सकते हैं, क्लोज सरफेस समझ सकते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी है, आप उसको गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन है या जो फार्मूला है या फिर जो उसकी स्टेटमेंट है वो यही कहती है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टू दी टोटल चार्ज। तो उस बात को मैंने सिंपल लिखा है। इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं हम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक इसकी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और सेकंड एप्लीकेशन इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज प्लेट्स। ये दो इसकी इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन है। आपने इस तरीके की डायग्राम भी पढ़ी होगी, याद होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जिसमें हम एक शीट लेते हैं जिसमें पहले से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, उसमें से हम पेनिट्रेशन करवा के एक सिलेंड्रिकल बॉडी को इंसर्ट करवाते हैं। ये सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका अपर सरफेस भी होता है, लोअर सरफेस भी, राइट हैंड फेस भी और लेफ्ट हैंड फेस भी। इस टोटल पर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होती कितनी, σ/2ε0। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला क्या है, आपने ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज E = σ/2ε0, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा का टर्म है, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा इज द चार्ज ऑन अ यूनिट एरिया, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, Q/A, चार्ज ऑन अ यूनिट एरिया। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या बनेगा इसका बेटा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का σ/2ε0 फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या बन रही, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज प्लेट्स भी हम मालूम करते हैं,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेज हैं। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आई थी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 जो कि कितना है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 नेगेटिव प्लेट की बराबर माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो हमने निकाला है, इस पॉजिटिव प्लेट की जगह अगर नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर मौजूद होते तो इसका फॉर्मूला जो ये वाला आया है E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या हो रहा था चेंजिंग, ये हो रहा था माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज के लिए सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसका नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो लेट E बी द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब ये निकालते तो हम इसको माइनस करवाते ज़्यादा वाले में से कम वाले को, तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करवा रहे हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा एक जगह लिखा हुआ सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा भी हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो ऐड करवाने पे क्या मिलेगा, 1 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स कितना मिलेगा, एक्स। तो ये इसी तरीके से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हाफ और हाफ होके ऐड होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट चार्ज प्लेट। अपोजिट चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होती है। उसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द का वो एरिया जहाँ पर पोटेंशियल वोल्टेज सेम हो हर पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी के माने बराबर, पोटेंशियल के माने वोल्टेज, और सरफेस यानी कि वो पॉइंट या वो सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियल एंड आउटवर्ड, ये बताया था ना। तो ये देखो ये सारा क्या है, आउटवर्ड है पहली बात, अगर हम इसमें डायरेक्शन शो करते हैं आउटवर्ड, और ये सारा क्या रेडियल, और रेडियल मैंने क्या बताया था, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये सारे इसके सेंटर की तरफ ऐड कर रहे हैं। इधर देखो ये पहला रेडियस है, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड, जो आपको डिफरेंट सर्किल नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू K Q और R, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू K Q बाई R, और ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियस के साथ क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन में होता है। रेडियस बढ़ेगा वोल्टेज कम होगा, रेडियस कम होगा वोल्टेज बढ़ेगा। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर वोल्टेजेस आर सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस। चार्ज बॉडी के गिर्द का वो एरिया जहाँ पर वोल्टेजेस क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे पहला सर्किल है, ये पहला सर्किल, इस सारे पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, सेम। फिर दूसरे वाले पे गए, रेडियस बढ़ गया, इसका वोल्टेज कुछ और। फिर तीसरे वाले सर्किल पे गए, उसका रेडियस और बढ़ गया, उसका वोल्टेज कुछ और। तो जितना ऊपर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा और वोल्टेज कम होता जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये भी बातें पूछते हैं कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करवा दें इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो वोल्टेज किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो आपको इसके मालूम होना चाहिए, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है सेंटर से वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, V इक्वल टू K Q ओवर R। ये बात क्लियर है। वर्क डन अलॉन्ग दी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन जीरो होता है, आंख बंद करके टिक लगा देंगे। अगर पूछेगा वर्क डन अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डैश, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ इज जीरो, क्लोज पाथ का वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये भी क्लोज पाथ है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या सेम बोला मैंने, हाँ तो वोल्टेज सेम है ना। पहले सर्किल पे क्या होगा, सेम, दूसरे सर्किल पे भी सेम। पहले सर्किल के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा ना,
सपोज कर लेते हैं पहले सर्किल पे वोल्टेज क्या है V1, तो पहले सर्किल के हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा, लेकिन जब दूसरे सर्किल पे जाएंगे तो रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया, तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, लेकिन दूसरे सर्किल के हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा। इसी तरीके से तीसरे सर्किल पे जाएंगे तो वोल्टेज और कम होगा, लेकिन हर पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बात हो रही है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ये बात हम पढ़ चुके पहले। उसके बाद क्या लिखा हुआ, फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देखो ज़रा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो सर्किल है, सर्कुलर पाथ, और ये फील्ड है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90, यहाँ पे एंगल कितना है, 90, यहाँ पे एंगल कितना है, 90, यहाँ पे एंगल कितना है, 90। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बात भी आपने याद रखनी है। 4-5 इंपॉर्टेंट बातें मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आपको बताई है, सही है? पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, सही है? उसके बाद लास्ट का टॉपिक चल रहा है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बारे में सुन लें कहानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं और अचानक से सप्लाई करवाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जिस तरीके से फ़ैन है, ठीक है ना, तो फैन इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन विच देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैपेसिटर। व्हाई वी यूज द कैपेसिटर इन द फैन और इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मोटर के अंदर हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, फ़ैन के अंदर हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कैपेसिटर को यूज़ करने की? देखो, घरों में हमारे जो करंट आता है ना, वो आता है 3 से 4 एम्पियर। कितना आता है? 3 से। लेकिन फ़ैन को घुमाने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए, हैवी इक्विपमेंट को रन देने के लिए, रोटेशन देने के लिए हाई करंट चाहिए होता है, हाई एम्पेयर चाहिए होता है। 8 से 10 एम्पेयर का करंट चाहिए होता है। बात और सुन लीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपने बगैर कैपेसिटर के स्विच ऑन किया, फ़ैन घूम रहा नहीं है, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है कि उसके टॉर्क प्रोड्यूस करवा सके, उसको रोटेशन दे सके, है ना। आपको कहा जाए एक चट्टान को धक्का दे करके आगे लेकर के जाओ, तो आपके पास तो इतनी एनर्जी है नहीं, आप जब तक 4-5 को लेंगे नहीं, वो काम आपसे नहीं होगा। तो इसी तरीके से फ़ैन को रोटेशन देने के लिए 10 एम्पेयर का करंट चाहिए। घर में जो आ रहा है वो 4 एम्पेयर है, तो भाई ऐसा क्या करें जो फ़ैन घूम जाए? कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर चार्जेस, एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर। अच्छा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज था, फ़ौरन से अपनी एनर्जी 3 से 4 एम्पेयर लेकर आया करंट आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट से, और कैपेसिटर की एनर्जी दोनों मिलकर के एकदम से उसको क्या करती है? पुश करती है, धक्का देती है उसके कॉइल को, और वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो कोई भी काम याद रखिएगा, शुरू में करना मुश्किल होता है, बाद में आसान हो जाती है वो चीज़। एक गाड़ी को अगर आप धक्का देना शुरू करेंगे तो शुरू में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी 2-4 पहिया उसका रोटेशन देना प्रोड्यूस कर देगा, घूमना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें फोर्स क्या लगेगा? कम। तो शुरू में फ़ैन को घुमाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई एम्पेयर का करंट चाहिए होता है, इसीलिए इसके अंदर हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि उसको शुरू में रोटेशन मिल जाए। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सप्लाई एट वंस। और अचानक से अपनी एनर्जी, फ़ौरन से अपनी एनर्जी क्या करता है? सर्किट को देता है और उसको रोटेशन प्रोड्यूस करवाता है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आई है? कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट ओनली। एक बात मेरे दिमाग में इसको लिखते बारी थी, मैंने यहीं पे इसको मेंशन कर दिया कि कैपेसिटर्स अल्टरनेटिंग करंट को अपने से पास करवाता है, गुजारता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को गुजरने नहीं देता। अगर आप कैपेसिटर के प्लेट को चेक करें तो वो यूँ होती है, ठीक है। अगर इसमें से अल्टरनेटिंग करंट आएगा तो इस तरीके से वो साइकिलिंग प्रोसेस में होता है। अल्टरनेटिंग साइकिल यहाँ से क्रॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट करंट यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो वो कभी भी यहाँ से क्रॉस नहीं होगा। इसके प्लेट्स इसको ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, ये कभी भी इसमें से पास नहीं होता। तो कैपेसिटर क्या करता है? डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। सही है। उसके बाद एक सिंपलेस्ट कैपेसिटर कैसा होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एयर और बाय एनी डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे 2 आपके पास प्लेट्स हैं, इसके दरम्यान या तो एयर है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, इन द फॉर्म ऑफ मीका पेपर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लास। आप इसके अंदर क्या इंसर्ट करवाते हैं? डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली एन इंसुलेटर विच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
तो लाइट जाने के बाद आगे टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटर की डिटेल मैंने आपसे डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो सिंपलेस्ट कैपेसिटर है कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एयर और बाय एनी डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो कैपेसिटर्स होते हैं उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है या तो बाय मीन्स ऑफ एयर होता है या फिर इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीका पेपर, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, इन द फॉर्म ऑफ गिलास, और इसको एज अ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पे जो वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अगर हम ये सपोज कर लें कि लेट क्यू बी द चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये एक सिंपलेस्ट कैपेसिटर की बात हो रही है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल में हमारे पास जो है पॉजिटिव प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टोर हो रहे हैं, और नेगेटिव प्लेट में जो वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं यहाँ पर स्टोर हैं, दो प्लेट्स के दरमियान। यहाँ से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि Q जो चार्ज है जो कि स्टोर हो रहा है प्लेट ऑफ कैपेसिटर में अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कैपिटल V, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अच्छा, Q किसके बराबर है? अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर लूँ तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा CV के। Q इज इक्वल टू CV, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद कॉन्स्टेंट का टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे C क्या है? हेयर C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इट्स यूनिट इज कूलम पर वोल्ट। अगर आप C को सेपरेट करेंगे तो ये V कहाँ जाएगा? Q के नीचे आ जाएगा, तो चार्ज यूनिट कूलम, नीचे V होगा उसकी यूनिट वोल्टेज, तो बनेगा कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट दैट शुड बी इक्वल टू फैराड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट ऑफ कैपेसिटर में उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो है वो वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे होते हैं। तो कंटिन्यूसली सप्लाई करने की वजह कर एक ख़ास ड्यूरेशन में आपके जो प्लेट है, प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है वो मुकम्मल चार्ज हो जाता है। तो मज़ीद आप जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसकी मिसाल यूँ करके है कि अगर फर्स्ट कर लेते आपके पास एक छोटी प्लेट है और आप एक बड़े डिश में से उसमें से प्लेट में खाना डाल लें, तो एक वक्त आएगा कि डिश से आप अपने प्लेट को फुल कर लेंगे, उसके बावजूद भी डिश में जो वो खाना बाकी रहेगा, लेकिन आप अपने प्लेट में मज़ीद खाना नहीं डाल सकते चूँकि आपका प्लेट फुल हो चुका है और आपके पास सोर्स अभी भी मौजूद है प्लेट को फुल करने के लिए। लेकिन आप मज़ीद खाना डालेंगे तो वो गिरना शुरू हो जाएगा, वो प्लेट को, चूँकि टोटल कैपेसिटी, टोटल एरिया जो है वो प्लेट का कवर हो चुका होगा। तो वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए अंडर अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, अंडर अ सर्टेन कंडीशन, दैट इज until and unless the plates of capacitor become full charge। उसके बाद वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, इसकी यूनिट क्या बन जाती है? कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट बराबर होता है फैराड के। इसकी यूनिट माइक्रो फैराड भी होती है, 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है एक्सपोनेंट -6 फैराड के, या पीको फैराड भी होता है, तो 1 पीको फैराड बराबर होता है एक्सपोनेंट -12 फैराड के। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान जो है कोई मीडियम मौजूद ना हो, ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेटर, कोई प्लेन मौजूद ना हो, तो उस पर जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो कैपेसिटेंस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, ये सिर्फ डिपेंड करता है एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद A, अगर हम जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना चार्जेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। एंड विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को करीब करेंगे, डिस्टेंस कम करेंगे, ये दो प्लेट के दरमियान का जो फासला है दैट इज कॉल्ड D, अगर ये डिस्टेंस करीब होगा, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करवाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होते चले जाती है। तो ये फैक्टर भी पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ ये रिलेट करता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर इस दो प्लेट के दरमियान हम क्या इंसर्ट करवा दें? डाइलेक्ट्रिक। जब कैपेसिटर को ब्रेक करते हैं ना, तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से पेपर इस तरीके की चीज़ें निकल रही होती हैं, वो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जो उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर दो प्लेट के दरमियान हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा दें, कोई मटेरियल, कोई इंसुलेटिंग प्लेन हम इंसर्ट करवा दें, तो कैपेसिटेंस
का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और अगर आप यहाँ से इस ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी को अगर आप सेपरेट करेंगे तो ए एप्सिलॉन ओवर डी किसके बराबर है, सी के। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा सी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू ई आर। यानी कि क्या हुआ कि जब हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करवानी होती है कैपेसिटर की, तो प्लेट्स के दरमियान हम क्या इंसर्ट करवा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस इन्हेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ ई आर टाइम्स। ई आर फैक्टर से वो कैपेसिटेंस इंक्रीज करवा लेता है। तो अगर ये बात पूछी जाए कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कौन सा ज़्यादा होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी मोर कैपेसिटेंस एज कम्पेयर टू द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड द कैपेसिटेंस इज इनहेंस्ड बाय ई आर टाइम्स एज कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमेशा प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस जो है वो ई आर टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद एक कंपाउंड कैपेसिटर की इक्वेशन है, वो क्या होता है हमारे पास, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस का टी ओवर ई आर, वेयर टी इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा रहे हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान, ये दो प्लेट के दरमियान जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाते हैं यहाँ पर यूँ इस तरीके से, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव के सामने वाला नेगेटिव चार्ज हो जाता है और नेगेटिव के सामने वाला पॉजिटिव टर्मिनल बना लेता है। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है और जो मीडियम इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो पोलराइज हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, व्हेन द मीडियम इज प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जब मीडियम को हम इंसर्ट करवाते हैं तो मीडियम क्या हो जाता है, मीडियम बिकम्स पोलराइज। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस का टी ओवर ई आर। व्हाट इज टी? टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है इसके अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला उसकी थिकनेस क्या है, तो यहाँ पे टी थिकनेस को इंडिकेट कर रहा होता है, वेयर डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो अगर थिकनेस की बात हो रही होगी इक्वेशन के अंदर, सवाल के अंदर, तो उसमें हम ये वाला कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस का टी ओवर ई आर। उसके बाद कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करवा देते हैं, एक का एंड दूसरे के एंड से, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से, ऐसे कनेक्शन करवाते हैं। और जब चार्ज फ्लो होकर के जाता है तो चार्ज सब पर सेम जाता है, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, क्यों? क्योंकि पाथ डिवाइड नहीं होता, जब तक पाथ डिवाइड नहीं होगा चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब करंट चेंज नहीं होगा तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो ऑल द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू एंड विद ईच अदर। दिस इज द हिंट टू आइडेंटिफाई दैट द कॉम्बिनेशन इज सीरीज और नॉट। तो द बेसिक हिंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट वी मस्ट हैव टू चेक दैट ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड थ्रू एंड टू एंड विद ईच अदर, कि सारे कैपेसिटर्स आपस में एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हुए में। यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वोल्टेज है V, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा चार्ज सेम वोल्टेज डिफरेंट। तो आप जब इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, इसका फॉर्मूला आता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के हमेशा याद रखेंगे जो CE की वैल्यू आती है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो सबसे कम वाले कैपेसिटेंस से भी क्या होती है, कम होती है। मतलब C1 की वैल्यू सपोज कर लेते 1 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है, और C3 5 माइक्रोफेराड है। तो सबसे कम वाली वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। जो CE की वैल्यू होगी वो सबसे कम वाले से भी कम होगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लोएस्ट देन द लोअर कैपेसिटेंस, सबसे कम वाले से भी कम। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होती है कि बंच ऑफ सर्किट, बंच ऑफ कैपेसिटर जो है एक साथ बैटरी के टर्मिनल से, पावर सप्लाई के टर्मिनल से डायरेक्ट ज्वाइंट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास C1, C2 और C3 जो है ये डायरेक्ट हमारे पास बैटरी से हम इसको ज्वाइंट करवा रहे हैं, तो सब पर वोल्टेज जो होगा वो बराबर जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, यहाँ से अब अगर चार्ज मूव करके आ रहा है, चार्ज मूव करके आ रहा है, तो यहाँ से 3 पाथ में ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ऊपर चार्ज जाएगा Q1, सेकंड वाले कैपेसिटर पे Q2 और थर्ड वाले कैपेसिटर पे Q3। तो दिस आर दी डिफरेंट चार्जेस विच आर गोइंग
टू द डिफरेंट कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। तो चार्जेस चेंज हो जाएंगे चूँकि पार्ट डिवाइड हो रहा है, और वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, क्यों? चूँकि पूरा बंच ऑफ सर्किट सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो चार्जेस विल रिमेन, वोल्टेज विल रिमेन सेम एंड चार्जेस विल भी जो होंगे वो क्या होंगे? चार्जेस विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और जब आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे CE, तो उसकी वैल्यू आती है C1 + C2 + C3। इसमें याद रखेंगे जो CE की वैल्यू होती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, CE की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा वाले कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होती है। सपोज कर ले तो C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 10 है और C3 की वैल्यू जो है वो 50 है। तो सबसे ज़्यादा कितना हुआ? 50। तो जब आप C1 की जगह, C2 की जगह, C3 की जगह सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो CE की वैल्यू सबसे ज़्यादा यानी कि 50 से भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और एक बात और, एक फार्मूला भी है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका फार्मूला होता है E = ½ CV², वेयर C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, V इज कॉल्ड द वोल्टेज। अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, अगर आप पुट कर देंगे तो जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था, जिसमें एक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं। इसके MCQs की जो बुक मैंने आपको दी हुई है उसके MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, की पॉइंट को यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में मैक्सिमम मार्क स्कोर करने के लिए आपके लिए आसानी भी होगी। तो आज के लिए यही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।